Good morning, students. Today we will complete our remaining topic of this chapter. How strongs are acid or base solution. Okay. So last lecture में हमने देख लिया कि एसिड और बेस की रिएक्शन कैसे होती है ना। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। एसिड मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। एसिड बेस की रिएक्शन मेटल के ऑक्साइड और मेटल के कार्बोनेट से, मेटल के बाइकार्बोनेट से हमने देख लिया। आज हमारा टॉपिक है कि क्या जो एसिड और बेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्या जितने भी एसिड्स हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था ना, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या सारे के सारे एसिड सेम लेवल के होते हैं। क्या हमने अगर कोई चीज़ खाई है जो नॉर्मल एसिड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे एसिटिक एसिड, ठीक है, जो हम लेते हैं खाते हैं, तो और उसके अलावा हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो लेमन के अंदर अवेलेबल होता है वो एसिड, एप्पल के अंदर होता है मैलिक एसिड, ठीक है। तो इन सब का हम जब टेस्ट करते हैं तो हमें पता है ना, कोई बहुत ज़्यादा सौर होते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोई बिल्कुल लाइट होते हैं, है ना, कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उसी तरह एसिड और बेस में भी जितने भी टाइप के एसिड और बेस होते हैं उनका भी एक लेवल होता है ना। कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और कोई बहुत कम, यानी कि सबका एक अपना अपना लेवल होता है। तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हमें किसी भी केमिकल को जब हमारे सामने दे दिया जाए, ठीक है, तो उस केमिकल को देखकर हम पता कैसे लगा सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सपोज कर लो मैंने आपको 3 एसिड की बॉटल दे दी, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब आपने तीनों को ही पीएच उस पर आप ये करोगे, उसे लिटमस पेपर पर टेस्ट करोगे। तो लिटमस पेपर पर जैसे ही आपने तीनों की ड्रॉप डाली, तीनों का कलर चेंज हो गया, ठीक है, तो तीनों ही एसिड निकले, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन तीनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये कैसे पता चलेगा। उसके लिए पीएच नाम की एक स्केल बनाएंगे, ठीक है। वो पीएच स्केल क्या होती है, जिसमें हम किसी भी एसिड और बेस के लेवल को चेक कर सकते हैं, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन कम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो उस जो स्केल बनाई थी उसमें हमें सबसे पहले क्या स्टडी की थी कि कोई भी एसिड होता है, ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि एसिड होगा यानी कि वो H+ आयन देगा और बेस होगा तो उसमें OH- आयन होते हैं, ठीक है। तो ये जो H+ आयन है OH- आयन है, अगर H+ आयन की काउंटिंग ज़्यादा निकले, ठीक है, जब आप उसके सॉल्यूशन को टेस्ट कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली हम इसे कैसे समझ रहे हैं कि जब H+ आयन की काउंटिंग ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, जब उसे हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो। और OH का मतलब है, OH मतलब बेस के लिए होता है, तो उस OH आयन की जितनी ज़्यादा क्वांटिटी निकली वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। तो इसी तरह हमने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ किया, ठीक है, जिसमें कई सारे इंडिकेटर का मिक्सचर था। फिर उस यूनिवर्सल इंडिकेटर को हमने अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया, जिसके अंदर हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पता चल गई, ठीक है। अब देखो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर एक स्केल बनाई और उस स्केल के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लिखा है। मतलब ये जो पीएच स्केल होती है ना, इसके अंदर क्या लिखा रहता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बेस होती है। आप इधर देखो 0, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन, ठीक है। फिर देखो जैसे जैसे वो एसिड की पावर कम होती जाएगी, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग पर सबसे फुल हाइड्रोजन आयन है। अब देखो पूरा शेड कर रखा है ब्लू कलर में, ठीक है। इसका मतलब है जैसे जैसे एसिड स्ट्रॉन्ग कम होता जाएगा, है ना, एसिड की जो स्ट्रॉन्गनेस है वो कम होती जाएगी, यानी कि उसके अंदर H+ आयन की काउंटिंग कम होती जा रही है। और धीरे धीरे एक लेवल आता है जहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू कम होगी, और कम होने के बाद जब बेस लेवल पर आ गए तो जैसे जैसे वो बेस होता जाएगा, देखो H+ आयन की कंसंट्रेशन बिल्कुल ही कम होती जाएगी, यानी कि जहाँ पर H+ आयन बहुत कम है, यानी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होंगे OH- आयन, ठीक है। और H+ आयन की कंसंट्रेशन बेस के लिए स्केल बनाई है। हम दोनों ही आयन से चेक कर सकते हैं, H+ और OH से, बट ये जो पीएच स्केल बनाई थी ना, इस स्केल को किस बेस से बनाया गया है, हाइड्रोजन आयन बेस से बनाया गया है। तो पीएच स्केल की डिफाइन कैसे देंगे कि पीएच स्केल क्या करती है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मेजर करके बताती है किसी भी सॉल्यूशन में कि कोई भी एसिड है या सब्सटेंस है, केमिकल है, अगर उसके अंदर कितनी H+ आयन है उससे उसकी पीएच वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। और P का मतलब होता है पोटेंस जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है, इसका मतलब
पावर, पावर मतलब स्ट्रांगनेस, कोई एसिड कितना स्ट्रांग है, उसकी पावर कितनी है, ये चेक कर सकते हैं। और पीएच स्केल के अंदर आप जनरली पीएच को कहाँ से मेजर कर सकते हो, 0 से 14 तक मेजर कर सकते हो, ठीक है, जिसमें 0 से 7 तक तो एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। क्यों करता है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर H+ आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए 0 से 7 वालों को H+ आयन ज़्यादा होने के कारण ये वाला पोर्शन एसिड का होता है, और 7 से 14 बेस मेजर होता है, ठीक है, जहाँ पर OH आयन कंसंट्रेशन देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर H+ आयन बहुत कम होती जाती है और क्या बढ़ जाता है, OH आयन कंसंट्रेशन। एसिड में देखो OH आयन कंसंट्रेशन बहुत कम है, कौन सी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, H+ आयन, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 14 नंबर तक होती है, उसमें से 0 से 7 तक एसिडिक मीडियम और 7 से 14 बेस मीडियम होता है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ से आपको दिख ही रहा है जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है H+ आयन की, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और धीरे धीरे जो 0 से 7 की तरफ जाएंगे तो कंसंट्रेशन कम होती है, यानी कि मुझे जितना स्ट्रॉन्ग एसिड फाइंड आउट करना है तो उसकी कंसंट्रेशन हमेशा कहाँ होगी, 7 से ज़्यादा ही होगी, ठीक है। यानी कि अगर 1, 2, 3 इसकी बात की जाए तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड के पोर्शन में आते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे जैसे आप 7 से 0 की तरफ जाओगे तो H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होता जाएगा, और 7 से 14 की तरफ जाओगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा, यानी OH- आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब एसिड बेस के लिए आपको थोड़ी सी एक्टिविटी गिवन है यहाँ पर, सलाइवा, यानी कि आप खाना खाने से पहले सलाइवा को टेस्ट कर सकते हो, उसकी पीएच वैल्यू, खाना खाने के बाद कर सकते हो, लेमन जूस है, कलरलेस एरिटेड ड्रिंक है, ठीक है, कैरेट जूस है, कॉफी है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स को लेकर उसकी पीएच वैल्यू आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। और अब हमारी फैसिलिटी के लिए बहुत इजी वे में हम कलर से भी इसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि पीएच एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर है मतलब ये इतना परफेक्ट इंडिकेटर है जो आपको ये तो बता ही देगा कि एसिड कौन सा बेस कौन सा है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बता देगा कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आप देख सकते हो जब नॉर्मली यहाँ से 7 के बाद से देखते हैं, क्योंकि 0 से 7 तक सारे एसिडिक होते हैं ना, तो देखो जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा ना वो मरून कलर में होगा, ठीक है, और उसके अलावा 1 से थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, सेकेंड में थोड़ा सा ऑरेंज है ना, थर्ड में उससे लाइट ऑरेंज, देन 4 में येलो, 5 में लेमन शेड, 6 में थोड़ा सा पैरेट ग्रीन, देन 7 में प्रॉपर ग्रीन, देन 8th में डार्क ग्रीन, 9th में फर्दर डार्क ग्रीन, देन इट्स कन्वर्ट इन द ब्लू फॉर्म, ठीक है, 10 में थोड़ा सा ब्लू, 11 में ब्लू, देन ब्लू, फिर धीरे धीरे वॉयलेट कलर में चेंज होता जाएगा। यानी कि आप किसी भी इस इंडिकेटर पे, यानी पीएच स्ट्रिप जो होती है ना, पीएच स्ट्रिप एक इंडिकेटर की तरह होती है, मैंने आपको बताया था, उसके जैसे ही हमने किसी एसिड की ड्रॉप डाल दी, ठीक है, तो पहले के टाइम में क्या होता था, सिर्फ ब्लू और रेड यूज होती थी, जो सिर्फ हमें ये बताती थी कि कोई एसिड है या बेस है, पर कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना नहीं है, इसके लिए आजकल ऊपर जो क्रीम शेड दे रखा है ना, उस क्रीम शेड की स्ट्रिप आती है, केवल उस स्ट्रिप के अंदर हम इनमें से कोई भी टाइप के एसिड को डाल दे, उस पर ड्रॉप डाल दे या बेस की ड्रॉप डाल दे, तो वो उसका कलर चेंज कर लेता है। सपोज कर लो मैंने उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, ठीक है, तो उसका कलर डायरेक्ट कैसा हो जाएगा, एकदम डार्क रेड, डार्क रेड होने से हमें पता चल जाता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम हमारे जो भी हमारा केमिकल सब्सटेंस है उसको हम पीएच स्केल पर डालकर अगर उसका जैसा भी कलर चेंज हो गया, वो उसकी स्ट्रॉन्गनेस के अकॉर्डिंग उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हम इससे डायरेक्टली मैच भी कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि पीएच वैल्यू कितनी है। सपोज कर लो किसी केमिकल का कलर चेंज हो रहा है येलो कलर में, तो हम ये समझ सकते हैं कि वो येलो शेड में, मतलब उसकी पीएच वैल्यू 4 से 5 के बीच में होगी, यानी कि वो थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कलर से मैच करके भी किसी भी केमिकल का स्ट्रॉन्गनेस पता कर सकते हैं। तो पीएच स्केल काफ़ी हेल्पफुल है। देन 7 वाली वैल्यू जो होती है, क्योंकि हमने 7 से इस तरफ आने पर स्ट्रॉन्ग एसिड और 7 से उस तरफ जाने पर स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बट 7 पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, न्यूट्रल, ठीक है, यानी कि ना एसिड मीडियम ना बेस मीडियम। फॉर एग्जांपल प्योर वाटर, ठीक है, और हम ब्लड को इंक्लूड कर सकते हैं। क्यों लेते हैं हम ब्लड को इंक्लूड करना, क्योंकि ब्लड ऑलमोस्ट 7.4 पर होता है, जो कि 7 के बहुत नियर होता है। तो प्योर वाटर जो हम पीते हैं, हमें पता ही
ही है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड, हम एसिड लेंगे, कंज्यूम करेंगे तो बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होगी। देन बेस ज़्यादा नहीं ले सकते, तो इसलिए हमें प्योर वाटर लेना अच्छा माना जाता है ना। बोलते हैं ना कि पानी को बिल्कुल शुद्ध करके पीना चाहिए। तो प्योर वाटर जो होता है उसकी pH वैल्यू 7 होती है, मतलब ना उसमें एसिड होता है ना उसमें बेस होता है। और ब्लड की बात करें तो उसकी वैल्यू 7.4 होती है, जो कि काफ़ी नियर होती है। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप गैस्ट्रिक जूस की बात कर सकते हो, ठीक है, तो वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वैल्यू है डार्क रेड वाले। लेमन जूस भी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, पर इतना ज़्यादा नहीं, तो आप उसको ले सकते हो सेकेंड पर। जब भी आप pH स्केल, जो pH स्ट्रिप होती है ना, उस स्ट्रिप पर जैसे ही लेमन जूस को आप थोड़ी सी उसकी 2 बूंद भी डाल दोगे तो उसका कलर इस तरह से बन जाता है। तो ऐसे जिस भी टाइप का कलर होता है उस कलर से मैच करके हम ये पता कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। दोनों में से जो भी है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसके कलर से हमें पता चल जाता है, ठीक। देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपने देखा ना एसिडिटी के लिए ये दवाई होती है जो देते हैं, ठीक है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, आप लोग नोट कर लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी pH वैल्यू 14 होती है, ठीक है। तो बेस की कंसंट्रेशन भी एसिड बेस की कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड होती है? H+ आयन और OH- आयन पर डिपेंड होती है, ठीक है। तो हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिडिक एसिड इनकी कंसंट्रेशन सेम होती है, ठीक है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग किसकी होती है? सल्फ्यूरिक एसिड की। ये नोट कर लेना, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, ठीक है, जिसे हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ। तो हमें पता है कि pH का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहला डेली लाइफ में pH कैसे इंपॉर्टेंट है? आर प्लांट्स एंड एनिमल pH सेंसिटिव। देखो जनरली प्लांट या एनिमल की जो बॉडी होती है उनके अंदर की जो ब्लड वगैरह है ना, और अदर जो उनके जो स्टमक होता है उसमें डाइजेस्टिव जूसेस होता है, उन सब की pH वैल्यू 7 से 7.8 के बीच में होती है, ठीक है। अब जैसे ही एसिड रेन हो गई, आपने सुना है ना एसिड रेन, जो सोशल का एक टर्म है, आपको पता ही होगा कि उसमें जो वाटर ड्रॉप के साथ क्या होता है, एसिड भी आता है, क्योंकि स्मोक वगैरह वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह, और वो उससे किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है, सॉरी एसिड के फॉर्म में। तो वो एसिड नीचे आता है ना, एज अ रेन, इसलिए हम उसे एसिड रेन कहते हैं। उस एसिड की वैल्यू यहाँ पर 7 से 7.8 हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, उस एसिड की वैल्यू लेस देन 5.6 है। अब 5.6 इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी कम होगी, ठीक है। और अगर वो इतनी कम है, 5.6 है, यानी कि जब वो वाटर के साथ डिजॉल्व होगी, वो वाटर जैसे ही रेन के फॉर्म में आएगा और वो रिवर्स में मिक्स हो जाएगा, तो रिवर वाटर के अंदर कहीं सारी एक्वेटिक लाइफ है। जब वो एक्वेटिक लाइफ इस एसिडिक वाटर को कंज्यूम करेगी तो उनकी बॉडी, उनकी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी, और एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि वो एसिड गेन कर रहे हैं ना, जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है उनके अंदर उनकी पूरी pH वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसके कारण उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह प्लांट के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो प्लांट की pH वैल्यू भी अलग होती है। अब प्लांट जब इस एसिडिक वाटर को कंज्यूम करेगा बाय रूट्स, तो उनकी बॉडी के अंदर भी pH डिस्टर्ब होने के कारण उनकी डेथ हो सकती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस था कि हमारी बॉडी की pH से ज़्यादा या कम pH कोई वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो कि एसिड दूसरे प्लेनेट पर भी होता है क्या? तो विनस प्लेनेट है, शुक्र ग्रह, ठीक है, उसके ऊपर थिक यानी मोटे मोटे वाइट और येलोइश क्लाउड पाए जाते हैं, किसके? सल्फ्यूरिक एसिड के, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाउ व्हाट इज द pH ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड? अब देखो आपको ये पता होगा, छोटा सा टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कभी कभी एसिड रेन हो जाता है, या सॉइल के अंदर एसिड की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण सॉइल का pH बढ़ जाता है, ठीक है। सॉइल का pH बढ़ना मतलब उसके अंदर एसिड की वैल्यू बढ़ जाना। तो जैसे ही सॉइल के अंदर एसिड की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने ये प्रैक्टिस देखी होगी फील्ड में कि उसके अंदर चूना डाला जाता है, ठीक है, क्विकलाइम। क्यों ऐसे करने से क्या होता है? क्योंकि क्विकलाइम क्या होता है, चूना क्या होता है, बेस होता है, और जब हम उस पर बेस डालेंगे तो कोई भी एसिड पे जब कोई बेस डाला जाता है तो वो बेस उस एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। और मैंने आपको बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और न्यूट्रलाइज करने के कारण दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाता है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो आप उसे एसिड को कम करने के लिए क्या करोगे? उसमें बेस डाल दोगे,
अगर किसी चीज़ में बेस ज़्यादा है तो उसमें एसिड, बेस कम करने के लिए उसमें एसिड ऐड कर दूँगी, ठीक है। ऐसा करने से दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपने देखा होगा सॉइल वगैरह में प्लांट कब ग्रो कर सकते हैं, जब सॉइल के पीएच वैल्यू प्रॉपर हो। मान लो सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई तो प्लांट उसमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस वाटर को आप उस सॉइल के अंदर डालोगे वो प्लांट गेन करेंगे उस वाटर को, तो वो एसिडिक मीडियम, एसिड जो होगा वो वाटर के साथ कंज्यूम कर लेंगे ना प्लांट, जिससे उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हमें कोई भी प्लांट को ग्रो करने से पहले अगर सॉइल की पीएच वैल्यू चेक कर ली जाए और वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो तो उसमें हम क्या मिला देते हैं, चूना, ठीक है, जिसके कारण उसका जो बेस एसिड मीडियम है वो कम हो जाता है और वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी इंपॉर्टेंस है कि सॉइल की पीएच वैल्यू मेंटेन नहीं रही तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। देन पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको पता होगा कि जब कंटिन्यूसली आप फूड जो आपको गेन करना है वो आप नहीं कर पाते हो तो आपको पेट में थोड़ा सा इरिटेशन होता है, जलन होती है, ठीक है, इस तरह की कंडीशन होती है। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है उस गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपके पेट को बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने के कारण स्टमक की वॉल पर ही छाले बना देता है, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं उस पर, और उस ब्लिस्टर के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उस एसिडिटी के कारण आपने रियलाइज़ किया होगा एसिडिटी की प्रॉब्लम को, जो कि एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, बट अक्सर वो किसके कारण ही होती है, एसिड सिक्रेट होने के कारण। तो वो एसिड स्टमक को तो इरिटेट करता है, उस पर जलन भी शुरू हो जाती है, उसके साथ साथ धीरे धीरे उसका जो एक हार्मफुल इफेक्ट है पेन, वो हमें फूड पाइप तक भी रियलाइज़ होता है। तो इसी कारण हम उस एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए उसमें क्या ऐड कर देते हैं, बेस, और बेस के फॉर्म में आपने देखा होगा हम इनो पीते हैं, ठीक है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, उसकी बॉटल आती है जो एसिडिटी को कम करती है। डाइजीन्स वगैरह ऐसी टैबलेट मार्केट में मिलती है जो बहुत कॉमन है, जो क्या होती है, बेस होती है। जैसे ही हम उसे लेंगे तो जो पेट में एसिड सिक्रेट हुआ है, ठीक है, उस बेस से वो कंबाइन होकर उसके इफेक्ट को खत्म कर देगी, ठीक है, जिस तरह से एसिडिक मीडियम कम हो जाता है। नाउ नेक्स्ट है पीएच चेंजेस एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एज अ एसिडिटी को कम करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। नाउ पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके, ठीक है, तो हमें पता होता है कि हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा है, ठीक है, वो प्रॉपरली पूरे माउथ में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि हमारे टेस्ट के अगेन एंड अगेन कॉन्टेक्ट में होता है, जिसकी वैल्यू होती है लेस देन 5.5। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रात के समय अगर आप कुछ खाकर सो गए हो तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स आपके टीथ में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं और उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया है धीरे धीरे जब उसे खाते हैं उस फूड पार्टिकल को, तो बैक्टीरिया वेस्ट के फॉर्म में क्या सिक्रेट करते हैं, एसिड, है ना। वो बैक्टीरिया का जो वेस्ट होता है वो एसिडिक होता है और वो जैसे ही एसिड सिक्रेट होता है टीथ के अंदर तो वो धीरे धीरे हमारे दांतों के ऊपर वो एसिड सलाइवा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इसके कारण हमारे सलाइवा की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 5.5। मतलब एसिड ज़्यादा हो गया ना हमारे माउथ के अंदर, 5.5 से कम हो जाता है। 5.5 से ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 5.5 से कम होता है तो माउथ में एसिडिक मीडियम ज़्यादा हो गया। एसिडिक मीडियम ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, हमारे जो टीथ होते हैं उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं। वो इनेमल हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो वो जो इनेमल लेयर होती है वो एसिड होने के कारण वो इनेमल धीरे धीरे हटता जाता है, हटता जाएगा तो उसके टीथ के ऊपर से प्रोटेक्शन लेयर चली गई और प्रोटेक्शन लेयर हटने के कारण धीरे धीरे सड़न होना शुरू हो जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम वो फूड पार्टिकल टीथ के अंदर रहेंगे, फिर बैक्टीरिया जो रहेंगे वो डायरेक्ट टूथ के कांटेक्ट में आएंगे, फिर वो उसे खाएंगे और एसिड प्रोड्यूस करेंगे एज अ वेस्ट फॉर्म में और वही एसिड धीरे धीरे दांतों को सड़ाता रहेगा। तो इस तरीके से टूथ डिके हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एसिड सलाइवा की वैल्यू 5.5 कम होने से दांतों के ऊपर जो कवर था इनेमल नाम की प्रोटेक्शन लेयर वो इनेमल खत्म हो गया, इनेमल खत्म होने से टूथ डिके स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो हमें ये स्पेशली जो एसिड होता है ना माउथ में बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस होता है वो शुगर या फूड पार्टिकल को बार बार क्या कर देता है, उसी को धीरे धीरे बैक्टीरिया उस पर ग्रोथ बढ़ा देता है और बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ती जाती है तो टूथ डिके होने की प्रॉब्लम होती है। तो टूथ डिके के कारण वो उसका कारण भी क्या है, यानी दांतों में सड़न का कारण भी क्या है, पीएच का चेंज होना, ठीक है। आपका सलाइवा का पीएच भी मेंटेन होना चाहिए, इसीलिए हमें रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए।
ये सारे रीज़न है कॉमन। सेल्फ डिफेंस, देखो कोई भी एनिमल होता है ना, एनिमल जैसे कि बीज है, ठीक है, आंट है, तो ये आंट और बी ये सब क्या करते हैं, अपना सेल्फ प्रोटेक्शन में भी पीएच का यूज़ करते हैं। ऐसा कैसे? सेल्फ प्रोटेक्शन में पीएच की वैल्यू, यानी ये वर्ड बहुत डिफरेंट है ना, एक तरफ हम बोल रहे हैं सेल्फ प्रोटेक्शन, यानी हमें किसी से लड़ना है, और पीएच बिल्कुल डिफरेंट टर्म है, ठीक है। बट होता क्या है, आपने देखा होगा लाल चींटी जब काटती है, ठीक है, तो जब वो हमें खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए जैसे ही उस हमें काटती है, तो उसका बी स्टिंग जो होता है, उसका जो डंक होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या सिक्रेट कर देती है, एसिड सिक्रेट कर देती है, और उस एसिड के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। हमें देखना उस पोर्शन में जहाँ उसने काटा है हमें, ठीक है, बाइट किया है, उस पोर्शन में उसने एसिड सिक्रेट कर दिया, उस एसिड के कारण हमें बहुत जलन भी होती है। तो इस कारण हम इन छोटे छोटे इंसेक्ट से डरते हैं, क्यों? क्योंकि हमें काटेंगे। तो उन्होंने इसी तरह एसिड सिक्रेट करके हमें पेन देकर अपना प्रोटेक्शन कर लिया, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि ये अपना सेल्फ प्रोटेक्शन में यूज़ करती है। आपने देखा होगा मधुमक्खी या भंवरी है, वो भी अपना एक बी स्टिंग मतलब डंक होता है, वो जैसे ही अंदर चुभा देती है तो धीरे धीरे वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो एसिड सिक्रेट कर देती है, और फिर वो एसिड के कारण क्या होता है, वहाँ पर स्वेलिंग आना, हमें बहुत ज़्यादा पेन होना, ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पेन मतलब एक अजीब टाइप की इरिटेशन होती है, जलन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से वो अपना खुद का प्रोटेक्शन कर लेती है। इसलिए हम कभी भी ऐसे इंसेक्ट जो जनरली हमें कोई हार्म देते हो, हम उनसे दूर रहते हैं। तो हम उनसे दूर रहेंगे तो उनका भी प्रोटेक्शन हो जाएगा, और उनका प्रोटेक्शन भी हो रहा है और हम भी बच जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह का कभी बाई चांस हो जाता है कि किसी ने किसी बी स्टिंग के थ्रू हमारे हाथ पे बहुत पेन हो रहा है, या बी स्टिंग आ गया, मतलब डंक लगा दिया है ना, मधुमक्खी ने, भंवरी ने, तो उस टाइम पर हम, आपने देखा होगा, बेसिक एग्जाम्पल करते हैं बेकिंग सोडा, जो कि एक बेस होता है, उसको लगा देते हैं, चूना लगा देते हैं, ठीक है। ऐसा ट्रीटमेंट करने से क्या होता है, जो एसिड उसने सिक्रेट किया है उसको हम रब कर लेंगे उसके ऊपर, तो हो सकता है वो एसिड के कांटेक्ट में बेस आ जाए और धीरे धीरे उस एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर दे, और हमें हमारी जो चोट है या जो बी स्टिंग है जो उसने लगाया था अंदर, वो धीरे धीरे एसिड ख़त्म हो जाए, ठीक है, और हार्ट ठीक हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है या बर्निंग पेन होता है, जो जलन सा होता है, उसको हम बेकिंग सोडा और ये लगाकर ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ एसिड के नाम हैं, ये आपको लर्न करना है, ठीक है, कि ये नेचुरल सोर्सेस कहाँ से आते हैं। जैसे विनेगर है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, सॉल्ट मिल्क है यानी दही है, दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, आंट स्टिंग है ना, चींटी का डर, जिसको मैथेनोइक एसिड होता है उसके अंदर, ठीक है, नेटल स्टिंग है, जिसमें मैथेनोइक, मतलब कोई भी बी स्टिंग हो या आंट हो, कोई भी कीड़े मकोड़े काटते हैं तो वो मैथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। फिर टोमेटो में देख लो ऑक्सैलिक एसिड होता है। फिर टैमराइंड मतलब इमली के अंदर टैट्रिक एसिड होता है। ऑरेंज, नींबू, ये ऑरेंज होते हैं ना, और एक वो कोई भी खट्टे फल जैसे ग्रेप्स वगैरह, तो वहाँ पर होता है सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। विनेगर होता है, विनेगर को आपने देखा होगा, जिसको अपन एसिडिक एसिड भी कहते थे। कुछ कॉमन एसिड से नेचुरल सोर्सेज है, आपने देखे होंगे डेली लाइफ में, और उन सबके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नाउ सॉल्ट के बारे में देखेंगे। तो सॉल्ट क्या होते हैं, तो सॉल्ट कैसे बनाए जाते हैं, जब भी एसिड की बेस से रिएक्शन होती है। ये लास्ट एक्टिविटी जैसा ही है कि कुछ हम केमिकल ले लेते हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, इन सबको लेंगे, ठीक है। ये सारे सॉल्ट फैमिली में काउंट होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि जब आप इनके केमिकल फॉर्मूलाज देखोगे ना, तो उसमें ना आपको H+ आयन दिखेगा, ना OH- आयन दिखेगा, यानी कि ना तो ये एसिड है ना तो ये बेस है। तो जो ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं ना एसिडिक ना बेस, वो कहलाते हैं सॉल्ट, ठीक है। और अगर हमें सॉल्ट बनाना है एसिड और बेस से, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम कॉमन कंसेंट्रेशन वाला, अब आपको ये भी पता चल चुका है ना कि एसिड स्ट्रॉन्ग भी होता है, एसिड उससे कम इफेक्ट का भी होता है और कम इफेक्ट का भी होता है। तो जब हम सेम पावर वाले, सेम स्ट्रेंथ वाले एसिड और सेम स्ट्रेंथ वाले बेस को कंबाइन करते हैं, तो वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो सॉल्ट बनाने का एक बेस्ट तरीका है कि एक एग्जांपल भी दिया था, जहाँ पर आप किसी भी एक एसिड को मर्ज करके एक बेस के साथ सॉल्ट और वाटर
बना सकते हो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो लास्ट टॉपिक था, है ना, पहले पढ़ चुके हो इस बुक में। एक टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें आपने देखा था HCl नाम के एसिड की रिएक्शन हमने की थी सोडियम हाइड्रोक्साइड से की थी, ठीक है। तो उसमें क्या बन गया था, NaCl नाम का सॉल्ट बना था और H2O नाम का वाटर, ठीक है। अब उन्होंने कुछ कहा है कि सॉल्ट के सैंपल कलेक्ट करना है, ये सारे सॉल्ट के, फिर उनको चेक करना है कि क्या वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो हमने देखा है कि सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल होता है। जनरली सॉल्ट की pH वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है कि सॉल्ट में एक प्योर वाटर भी आता है जिसकी वैल्यू क्या होती है 7, क्योंकि ना एसिड ना बेस, इसका मतलब है जिनकी pH वैल्यू 7 होती है, जस्ट मिडिल वैल्यू pH। इसके अंदर हमने देखा ना कि 7 से कम वाले एसिड और 7 से ज़्यादा वाले बेस, यानी जिनकी वैल्यू 7 के आसपास होती है, ठीक है, वो कहलाते हैं सॉल्ट, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। प्योर वाटर की pH वैल्यू कितनी होती है 7। नाउ आपको पता है कि लेस देन 7 वाले एसिड में आते हैं और ग्रेटर देन 7 वाले बेस में काउंट होते हैं। नाउ केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ठीक है। कॉमन सॉल्ट में क्या क्या होता है, तो हमें पता है कि जनरली सॉल्ट कैसे बनता है, ये रिएक्शन आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ होती है, तब हमें सोडियम क्लोराइड और वाटर मिलता है, और यही सोडियम क्लोराइड क्या कहलाता है, सॉल्ट, ठीक है। तो दिस इज सॉल्ट दैट यूज्ड इन अ फूड, जो आप घर में यूज करते हो ना नमक, उसे हम NaCl कहते हैं, जो कि किससे बनता है, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन से। कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, ठीक है। अब जो सी वाटर होता है उसके अंदर कई सारे सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, उसमें से हम कौन सा वाला सॉल्ट लेते हैं, सी वाटर में कई सारे सॉल्ट होंगे, दूसरे भी सॉल्ट्स होते हैं जो मैंने आपको भी एक्टिविटी में नहीं बताया ना, ये सब सी वाटर में इंक्लूड होते हैं। बट इनमें से मैं कौन सा सॉल्ट यूज करते हैं हम एज अ फूड, सोडियम क्लोराइड। तो हम सोडियम क्लोराइड को सॉल्ट से सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। और इस सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करने के लिए जनरली क्या करा है, एक शैलो पिट करते हैं, यानी कुछ छोटे छोटे गड्ढे करते हैं सी बीच पर, और ये सी वाटर को लाकर उस गड्ढों के अंदर फिल कर देते हैं। और जब हम उस पर फिल कर देंगे तो धीरे धीरे जो वाटर होता है वो सन हीट से इवापोरेट हो जाता है और वहाँ पर सॉल्ट बच जाता है। फिर उस सॉल्ट को हम प्यूरिफाई करके उस सॉल्ट के बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं जिनके अंदर इम्प्यूरिटीज होती है, दूसरे सॉलिड होते हैं, सैंड पार्टिकल, ठीक है, सी वाटर के दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब ऐड होता है, इसलिए इसका कलर स्टार्टिंग में ब्राउन होता है, ठीक है। देन उसको हम प्यूरिफाई करते हैं और प्यूरिफाई करके उसे हम ले लेते हैं, ठीक, जिसको हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। जो इम्प्योर फॉर्म होता है ना ब्राउन कलर का, उसको हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। और इस तरीके से बेड ऑफ रॉक सॉल्ट मतलब पूरे सी बीच पर इस तरह के रॉक सॉल्ट के क्रिस्टल बिछे होते हैं, उसको हम लाकर फिर बाद में क्लियर करके बिल्कुल प्रॉपर वाइट कलर का हो जाता है, जो अच्छा हो जाता है, ठीक है। और इम्प्यूरिटीज हटाकर यूज़ करते हैं। यहाँ पर सॉल्ट से एक छोटा सा एक मेमोरी आपको बताई है कि गांधी जी ने दांडी मार्च किया था और वहाँ पर उन्होंने सॉल्ट बनाकर, ऐसा बोलते हैं ना, उनका जो कालीन तोड़ा था, तो ये उससे एक इवेंट बता दिया है आपको मेमोरी के लिए, बाकी और कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो एक कॉमन सॉल्ट होता है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो रॉ सॉल्ट मतलब जो अभी मैंने आपको बताया ना कि सिंपल वाटर फीड कर देते हैं उस गड्ढों के अंदर और एवापोरेट होने के बाद उसके अंदर जो बचा होता है, जो वाटर होता है वो इवापोरेट हो जाता है, बचा हुआ सारा सॉल्ट होता है, वो कॉमन सॉल्ट होता है। कॉमन सॉल्ट मतलब किसी भी केमिकल का रॉ मटेरियल कहलाता है, ठीक है, जो कि कैसे मिलता है, हमें एक रॉ मटेरियल से मिलता है, यानी कि वो प्रॉपर क्लीन नहीं है, अभी उसमें इम्प्यूरिटीज होगी, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, या और कई डिफरेंट टाइप के सॉल्ट हो गए, ये सब कॉमन सॉल्ट कहलाते हैं, ठीक है। उसमें से एक हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड देते हैं क्योंकि ये बेस है, ठीक है। अब इसको देखेंगे कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ये तो आपको सॉल्ट के एग्जाम्पल दे दिए, यहीं पर आपका सॉल्ट का टॉपिक फिनिश हो जाता है। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, जिसका नाम है ब्राइन, ये भी आप याद रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो रहता है वो उसको उसके अंदर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी पास करना है,
किसके अंदर? सोडियम क्लोराइड के अंदर। नाम हाइड्रोक्साइड है, इसका मतलब बेस होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी किसके अंदर पास करना है? सोडियम क्लोराइड के अंदर। यानी कि घर पर जो नमक होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, उसको वाटर में डिजोल्व कर लो, और वाटर में डिजोल्व करने के बाद जो नमक का पानी में घुल होता है, सिंपल पानी के अंदर नमक डाल दो, उसे हम ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राइन। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन। और फिर जैसे ही हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिसिटी पास करने से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर एल्केलाइन प्रोसेस। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्रोडक्ट बना है वो क्लोर फ्रॉम क्लोरीन यानी क्लोरीन से बना है, और एल्केलाइन मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे बेस जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसे एल्केलाइन कहते हैं। और क्लोरीन है कि क्लोर, क्लोरीन वर्ड किससे इंडिकेट कर रहा है? क्लोर से। तो NaCl की रिएक्शन देखो, जब वाटर है, वाटर और NaCl को हमने डिसॉल्व करा ना, मतलब नमक है, नमक को पानी में घोला तो ब्राइन सॉल्यूशन है, और ब्राइन में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी गई, ये ब्राइन सॉल्यूशन था। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक को पॉजिटिव से जोड़ दिया, एक को नेगेटिव से जोड़ दिया, और सिंपल इसके अंदर करंट फ्लो करवा दी, बैटरी का कनेक्शन करके करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होने से देखो ये रिएक्शन होती है। ठीक है, ये रिएक्शन कैसी होती है? NaCl ने H2O से रिएक्शन किया तो H2 ब्रेक डाउन होगा H प्लस और OH माइनस में, तो ये Na है, इस H2O के OH माइनस से रिएक्शन कर देगा। यहाँ आपको नजर आ रहा है वाटर ब्रेक डाउन हो चुका है H प्लस और OH माइनस में। तो ये Na था NaCl का, उसने OH माइनस से रिएक्शन करके क्या बना लिया? NaOH। ये आपको दिख रहा है NaOH। अब ये जो क्लोरीन था, ये क्लोरीन कहाँ जाएगा? माइनस आयन होने के कारण एनोड पर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ये जो H प्लस आयन था ये पॉजिटिव होने के कारण कहाँ जाएगा? कैथोड पर, जो कि माइनस चार्ज है। ठीक है, और इस तरीके से जब वो नेगेटिव पर जाता है, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पर क्लोरीन ने क्या कर रखा है? एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज है। जब भी ये एनोड पर पहुंचेगा तो ये जो माइनस चार्ज इसने लिया था, ठीक है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इमिट कर देगा, और यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन कंबाइन होकर क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना के क्लोरीन गैस इवापोरेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्लस गया था, उस प्लस का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, तो जो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया था उसने एनोड पर जाकर उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ पर पहुँचने के बाद देखो ये क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचकर इसके ऊपर माइनस है। माइनस का मतलब होता है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है, ले रखा है, ये यहाँ पर पहुंचेगा, इसने जितने भी इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, ऐसे NaCl के अंदर जितने भी क्लोरीन है सब एक साथ पहुंचेंगे, सबने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन जो गेन कर रखे थे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यानी अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री कर दिए, अब इलेक्ट्रॉन फ्री करने से इनके ऊपर का माइनस हट गया, तो वैसे एक एक क्लोरीन एटम ने रिएक्शन करके एक एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाया, और जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल बना दिए, ठीक है, वो मॉलिक्यूल मिलकर गैस बनकर इवापोरेट हो गए, ठीक है, मतलब रिलीज हो गए। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने फ्री किए थे वो इलेक्ट्रॉन चलते चलते कहाँ पहुंचे? कैथोड के पास, सिंपल। और जैसे ही वो कैथोड के पास पहुंचे तो कैथोड के पास कौन सा आयन गया है? H प्लस आयन। H प्लस आयन कैथोड पर जाता है, तो H प्लस आयन कब हाइड्रोजन गैस बना सकता है? सबसे पहले जिसके ऊपर का H हट जाए। H किस लिए? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो ये क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हुए थे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ चल के आएंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चलना ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना कहलाता है, इसलिए तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं। और जैसे ही ये चलकर यहाँ पर आए, ठीक है, तो यहाँ पर आकर ये हाइड्रोजन आयन ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो H प्लस इसके ऊपर से प्लस जो था वो हट गया, और प्लस हटने के कारण जो H का हाइड्रोजन का सिर्फ एटम बचा, वो एटम और एटम मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल, और इस प्रकार हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। तो आपको रिएक्शन में समझ में आ रहा है, NaCl आपने डिसॉल्व किया वाटर के साथ, उसके साथ इसको एक पाइप में फीड कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद क्या होगा? सिंपल, Na वाटर ब्रेक हुआ H प्लस और OH माइनस में, और H प्लस आयन चल दिया कैथोड के पास, और Na प्लस ने OH से OH माइनस से रिएक्शन कर ली, और रिएक्शन करके NaOH का सॉल्यूशन बना लिया। NaOH क्या है? एक बेस है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? क्लोर एल्केलाइन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोर मतलब क्लोरीन की हेल्प, क्योंकि यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है? क्लोरीन। और एल्केलाइन प्रोसेस मतलब ये जो बेस बन रहा है ना, ये कौन सा बेस है? जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है वैसा बेस कहलाता है। हमने पढ़ा था कि कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसे हम एल्केलाइन कहते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई, बहुत सिंपल है। इस तरीके से एक साइड से हमने ब्राइन लिखा है ना, यानी कि ये दोनों NaCl और वाटर, ये एक साइड से फीड करते जाते हैं और दूसरी साइड से NaOH निकालते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। तो अब हम इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोग अभी तक क्लोर एल्केलाइन प्रोसेस तक देख लीजिए। देन अब सिंपल कुछ केमिकल सब्सटेंस है, उनके बेसिक यूज है, ठीक है, उनकी केमिकल रिएक्शंस है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।